बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तार का आदमी। और कहने वाले कहते हैं कि झूठ बोलने पे, प्रोपोगंडा करने पे, अफवाहें फैलाने पे अगर किसी की गिरफ्तारी होती तो पहला नंबर शेर रशीद का होता। उसके बाद दूसरा नंबर उसका होता है जो लंदन में बैठा है और वो एक्स सर्विस मैन सोसाइटी का साबका अफसर है और वो भी लंदन में बैठकर झूठ फैला रहा है, प्रोपोगंडा कर रहा है, जिसका नाम आदिल राजा है। दोनों अपने अपने मुकाम पर अपने अपने फन के हवाले से नंबर वन पोजीशन पर है। प्रडिक्शन करने में, झूठ बोलने में शेर रशीद का ना पहले कोई सानी था ना अब कोई सानी है। तो शेर रशीद सब के झूठ तो सबको मालूम है, जो अफवाहें पिछले कुछ दिनों से वो फैला रहे हैं और जो झूठ लंदन से बदरिया एक वीलॉग और यूट्यूबर के जरिए फैलाया जा रहा है, उस पर बात करेंगे कि उसने पाकिस्तान के अवाम के ज़हनों में फ़ौज के हवाले से क्या तासुर पैदा किया है। मरीम नवाज़ की वापसी हो रही है, जिन हालात में हो रही है वो गैर मामूली हालात हैं। ये हालात वो नहीं है यानी जिसमें वो मजलूम थी, जिसमें उनके वालिद जो है वो कैद थे, जेल में थे, वो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे थे, उनकी जमात के ऊपर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी थी, उनकी जमात के जो बेशतर रहनुमा थे वो नैब के मुकदमात बर्दाश्त कर रहे थे, जेलों में थे, नैब की तहवील में थे, उनके खिलाफ दर्जनों मुकदमात चल रहे थे, उन्हें बख्तरबंद गाड़ियों में अदालतों में पेश किया जाता था। तो अवाम के दिलों में उनके हवाले से यानी हमदर्दी पैदा होना एक फितरी अमल था जो हो रहा था। ख़ुद मरीम नवाज़ के ऊपर बहुत सारे केसेस थे और उनके बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी थी, वो बीमार थी, उन्हें इलाज के लिए भी बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था। उनके वालिद जो सेल्फ एग्जाइल में थे नवाज शरीफ, उनसे मुलाकात नहीं उनकी हो पा रही थी। यहाँ पाकिस्तान में उनके खिताबात दिखाने पर मीडिया के ऊपर पाबंदी थी, यानी मीडिया सेंसरशिप का लगा हुआ था उसके ऊपर। तो नाम भी ECL में शामिल था, तो बहुत सारी मुश्किलात थी। यानी अगर आप देखें तो शरीफ फैमिली के वो लोग जो पाकिस्तान में नहीं थे सिर्फ वही जेलों से बाहर थे, बाकी पाकिस्तान में जितने लोग थे वो जेलें काट रहे थे और फिर उनकी फैमिली जो है वो सफ़र कर रही थी। और ये कोई मामला कोई 2-4 दिन का नहीं बल्कि ये महीनों और सालों पर मुहित था। सबसे ज़्यादा लंबी जो कैद काटी वो हमजा शहबाज ने काटी। फिर उसके बाद अब हालात वो नहीं है। अब जिन हालात में वो आ रही हैं उनमें उनके पास ये कोई यानी कार्ड नहीं है। जब उनके ऊपर ये सब कुछ हो रहा था, यानी उन पर मुसीबतें नाज़िल हो रही थी, तो पब्लिक की सिंपैथी भी उनके साथ थी, उनका वोटर सपोर्टर भी उनके साथ खड़ा था, उनके जो अरकान असम्बली है उनके भी पाया इस्तिक़लाल में कोई लग़ज़िश नहीं थी, वो साबित कदम थे। उस वक्त की जो तमाम फाशिस्ट क़ुव्वतें थी, जो भी आमराना तरीके थे, जो भी इस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियाँ उस जमात को तोड़ने के लिए जो कुछ कर सकती थी उन्होंने किया, लेकिन कोई कामयाबी नहीं हासिल हुई। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि उनका एक बयानिया था। उस बयानिए के साथ वो पब्लिक की वो सिंपैथी भी ले रही थी, वो क्राउड भी पुल कर रही थी। और फिर नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान से जिन हालात में गए, वो कैद काट कर गए थे, और जब वो गए थे तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी और इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि अगर वो मज़ीद जेल में रहते तो उनकी जान भी जा सकती थी। तो ये जितने कार्ड होते हैं, यानी वो ऑलमोस्ट विक्टिम थी, तो विक्टिम कार्ड उन्हें हमें बेनिफिट कर रहा था। अब हालात बिल्कुल डिफरेंट है। अब मरीम नवाज़ की जब वापसी हो रही है तो उनके पास एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ नहीं है, उनके पास मजलूमियत की भी कोई कहानी नहीं है, उनकी अपनी हुकूमत है, उनकी अपनी फैमिली के जो लोग हैं वो हुकूमत को रन कर रहे हैं, चला रहे हैं। अवाम को उनसे बहुत सी तवक्कुआत है, अवाम को उनकी हुकूमत से बड़ी तवक्कुआत थी और हैं, और पता नहीं आगे भी रहेंगी कि नहीं रहेंगी। और उनमें जो है वो अवाम के मसाइल हैं। लीडर जो है उसके साथ एक लॉयल्टी होती है, लेकिन जब मसाइल और मामला हल ना हो तो फिर लीडरशिप भी गैर मकबूल हो जाती है। और माजी में हमने कई लीडरों को मकबूलियत के अरूज से गैर मकबूल होते हुए देखा है। हाँ, सब भी जब अपोजिशन में थे तो एक मकबूल रहनुमा थे, लेकिन जब हुकूमत में गए तो उनकी गैर मकबूलियत में इजाफा हुआ, उनकी साख मुतासर हुई। लेकिन जैसे ही उनको अपोजिशन में धकेला गया, उनकी मकबूलियत जो है वो बढ़ चुकी है और उनकी मकबूलियत का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। तो अब वो जो यानी सर्कमस्टांसेस मुख्तलिफ है। मरीम नवाज़ की वापसी के मौके पर हालात वो नहीं है। पिछली बार जब मरीम बाहर थी और उनकी वालदा लंदन के अस्पताल में ज़ेर इलाज थी, बिस्तर मर्ग पे थी कलसूम नवाज साहिबा, और ऑलमोस्ट कोमा में थी, तो दोनों बाप बेटी नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरीम नवाज़, दोनों अपनी
यानी कुलसूम नवाज की तीमारदारी करते थे और उन्हें अपनी आंखों के सामने अपने सबसे कीमती असासे को इस दुनिया से जाते हुए रुखसत होते हुए देखा। लेकिन इसके बावजूद दोनों ने वो कीमत अदा की है जिसकी शायद कोई मिसाल नहीं मिलती, कि वो उनको बस्तर मर्ग पर छोड़कर उन्हें पाकिस्तान वापस आना पड़ा क्योंकि इलेक्शन था और इस मौके पर दोनों को जेल में डाला गया और मरियम नवाज को उनके बाप के सामने गिरफ्तार किया। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं या, और दोनों बाप बेटी जो है वो जेल में कुछ ही फासले पर कैद थे और उनको आपस में मुलाकात की बात करने की भी इजाज़त नहीं थी। और फिर कुलसूम नवाज जिंदा थी जब ये दोनों जेल में थे और यानी नवाज शरीफ जेलर से बारहा दरख्वास्त करने के बावजूद उनको लंदन राब्ते की इजाज़त नहीं थी कि वो अपनी अहलिया की खैरियत दरियाफ्त कर सकें। उनकी ख्वाहिश ये थी कि उनकी अहलिया जो कि कोमा में है लेकिन वो उनसे बात करना चाहते हैं, अगर टेलीफोन उनके कान पर लगा दिया जाए तो वो जो बातें करना चाहते हैं वो सुन लेंगी, वो बोल नहीं सकेंगी लेकिन वो बातें ज़रूर सुनती है क्योंकि कोमा में होने के बावजूद मरीज़ के बारे में कहा जाता है कि वो सुनता सब है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। ये गॉड नोज, लेकिन ये इस किस्म की फीलिंग थी। तो ये सारी यानी सारी हमदर्दियाँ, सारे जो अगर आप देखें ना जो हालात और वाक़यात थे वो सब उनको फेवर कर रहे थे और वो एक जद्दोजहद और एक उस वक्त की जो ताकतवर कुव्वतें थी उनको ललकारना और उनके खिलाफ डंके की चोट पे बाहर निकलना, जल से जुलूस करना, रैलियां करना, ये सब मरियम नवाज कर रही थी। इस काम में वो कामयाब रही हैं, इस काम ने उन्हें एक पॉपुलर लीडर बना दिया। लेकिन अब हालात बिल्कुल डिफरेंट हैं। अब जब वो खेलने के लिए आ रही हैं तो अब ना वो विकेट वैसी है, ना वो बॉल वैसी है, ना वो बॉलर वैसे है। तो हालात भी मुख्तलिफ है, मैदान भी मुख्तलिफ है, सब कुछ मुख्तलिफ हो गया। अब वो क्या करेंगी? अब उनके लिए टास्क पहले से कहीं ज़्यादा है। अब अगर वो वापस आने के बाद उसी मकबूलियत के लेवल पर बरकरार रहती हैं, उसी तरह क्राउड पुल कर लेती हैं, तो फिर तो उन्हें कामयाब समझा जाएगा। और इस बार उनका जो टास्क है वो इलेक्शन लड़ना और ख़ुद को पंजाब की वज़ारत आला के मनसब पर फायज करना है। ये कब वो तय हो चुका है कि पंजाब में अगर मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीतती है तो मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब होंगी। जो कौमी असम्बली के इलेक्शन है उसमें अभी वक्त है और वो शायद वक्त एक्सटेंड भी हो जाए, लेकिन साल 6 महीने पंजाब की वज़ारत आला का तजर्बा मरियम नवाज को देने की प्लानिंग है। बाकी अल्लाह की प्लानिंग अलग होती है कि अल्लाह किसको हुक्मरान बनाता है किसको नहीं बनाता। लेकिन मरियम नवाज ने बहुत मेहनत की है और उन्होंने उन हालात में अपनी पार्टी को ज़िंदा किया था जिन हालात में इनकी पार्टी बिल्कुल दीवार से लगी हुई थी और बिल्कुल ज़मीन बोस हुई थी और कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। और बड़ी लीडरशिप जो है इनकी वो सजे खबे, यानी वो बस री रू चूचा, कोई भी लीडर ऐसा नहीं था जो पब्लिकली अवाम को मोटिवेट करके बाहर निकलता, बशमूल शहबाज शरीफ। वो तो खैर अंदर थे और जब बाहर थे तब भी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। और जब नवाज शरीफ बैरून मुल्क से वापस आए थे तब भी वो डरे डरे सहमे सहमे यानी उनके इस्तकबाल के लिए भी नहीं जा सके। तो किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी। तो मरियम नवाज ने वो जुर्रत दिखाई है। ये जुर्रत खुद नवाज शरीफ में भी है। नवाज शरीफ के बारे में शायद बहुत कम लोगों को मालूम है। मैं रिकॉल कर देता हूँ कि जब उनका तख्ता उल्टा गया था, जब मुशर्रफ ने उनके इक़्तिदार पे कब्जा किया था तो वो DGISI थे जनरल महमूद, और वो गए थे नवाज शरीफ के पास और उन्होंने कहा था कि आप जनरल मुशर्रफ को हटाने का नोटिफिकेशन वापस ले। तो नवाज शरीफ ने कहा था कि ओवर माई डेड बॉडी, मैं तो वापस नहीं लूँगा। तो फिर उन्होंने कहा जी हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए। उसके बाद नवाज शरीफ को 4 माह जो है वो कैद तन्हाई में रखा गया। उनके साथ उनके यानी फैमिली के लोगों, हुसैन नवाज और भी फैमिली के लोग, शहबाज शरीफ, बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया। और 4 महीने थोड़े नहीं होते, 4 महीने बहुत दिन होते हैं। इन अयाम में अगर आप किसी को कैद तन्हाई में रखें, उसको ये ना पता कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, उसकी फैमिली के लोग जिंदा हैं, मार दिए गए हैं, क्योंकि ये तो यानी कू था और कू में जो है अमूमन लोगों को मार दिया जाता है। और बहुत, क्योंकि इनकलाब में फिर वो एक जस्टिफिकेशन होती है तख्ता उलटने में। और आपने बांग्लादेश में देखा तख्ता उलटता है तो कैसे लोगों को आने वाला जाने वाले पिछले वाले को मार के तख्त पे काबूज होता है। तो ये अमूमन होता है कि जब फौजी इनकलाब आते हैं या फौजी तख्ता उलटते हैं तो फिर उसमें बड़ी हद तक इस बात का इम्कान होता है कि उससे पहले के जो हुक्मरान है वो या तो मार दिए जाए या तख्तादार पे लटका दिए जाए। भुट्टो साहब को भी फिर तख्तादार पे लटकाना उसी सोच का, उसी माइंडसेट का हिस्सा है। तो अब मरियम नवाज क्या करेंगी? मरियम नवाज कौन सा बयानिया लेकर आएंगी और वो क्या करेंगी और किस तरह वो उस बयानी को, ये उनका बड़ा टास्क है। सबसे पहला टास्क तो खुद लीगी रहनुमाओं का है
कि अगर हफ्ते के रोज़ जब वापस पाकिस्तान में लैंड करेंगी तो उनका इस्तकबाल करने के लिए कितने लोग मौजूद होंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और अभी जो ज़राए कहते हैं कि जी लोग शायद उतने वार्म नहीं हैं, यानी लोगों में उतना पोटेंशियल नहीं रहा कि वो इन हालात में बाहर निकले, क्योंकि महंगाई ने लोगों को मारा हुआ है। और फिर जैसे उनकी वापसी अनाउंस हुई है, जो सबसे बड़ा सेटबैक हुआ है वो हुआ है डॉलर की का एकदम जो है फ्लोट करना। मरियम नवाज की वापसी के साथ ही हुकूमत ने डॉलर पे से कैप हटाने का फैसला किया है। यानी हुकूमत ने डॉलर को सरकारी कंट्रोल में रखा हुआ था, और जब से इसहाक डार पाकिस्तान आए थे वो चाहते थे कि जो इमरान खान साहब ये कर गया कि डॉलर का और रुपये का उन्होंने फ्री फॉल कर दिया है और डॉलर को खुला छोड़ दिया है, रुपये को खुला छोड़ दिया है, और मार्केट रेट जो है वो डॉलर की कीमत का तयन करेगा। उसकी वजह से जो है वो डॉलर जो है बहुत उसकी कीमत बढ़ गई थी और महंगाई भी उसके साथ साथ बढ़ रही थी। तो इसहाक डार साहब ने आके इस काम को रोक दिया था, डॉलर के ऊपर सरकारी कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये निकला कि इंटर बैंक में तो डॉलर की कीमत कम रही, लेकिन ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो एक तो नापेद हो गया, दूसरा बहुत महंगा हो गया, और इंटर बैंक और ओपन मार्केट के में फ़र्क की वजह से रेमिटेंस कम हो गए। लोगों ने बैंकों से पैसा भेजना बंद कर दिया। लोगों ने ओपन मार्केट पैसा भेज दिया, बाहर ही भेजेंगे, बाहर ही कैश हो जाएगा, पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। तो हुंडी के ज़रिए जो है ना, और बाकी जो गैर कानूनी चैनल थे उनके ज़रिए काम हुआ, तो रेमिटेंस कम हुई, डॉलर अप हो गया। अब भी डॉलर जो है वो फ्लोट कर रहा है और पता नहीं डॉलर कहाँ जाकर रुकेगा। इस वक्त तो डॉलर जो है वो 260 प्लस क्रॉस कर गया है, और कहने वाले कहते हैं कि अब इसकी कीमत जाके 280-85 पे रुकेगी, और ये 300 का भी हो सकता है, जो कि पाकिस्तान के जैसे कमज़ोर मुआशी सूरत हाल वाले मुल्क के लिए बहुत ही डेंजरस है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, कर्ज़ों में इजाफा होता जा रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। इन हालात में पॉलिटिकल कैंपेन चलाना, यानी वो कहते हैं ना कि शेर के मुंह से नवाला छीनने के मुतरादिफ है। ये चैलेंज उससे कहीं ज़्यादा है जिस चैलेंज में उन्होंने अपने बयानिए के ज़रिए अपनी पार्टी को ज़िंदा किया था। अब बयानिया नहीं है, अब उसमें प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाना होगा, और इसहाक डार जैसा माहिर मुआशी कारीगर भी फेल हो गया। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इसहाक डार के फेलियर में उनकी अपनी जमात का बड़ा हाथ है, क्योंकि लोग जब इसहाक डार आए तो लोगों ने बैक सीट ले ली और बैठ के तमाशा देखा। जो पिछले वज़ीर ख़ज़ाना थे मुफ्ती इस्माइल साहब, वो अना के मारे हुए शख्स थे, और इसके अलावा जब वो खुद वज़ीर ख़ज़ाना थे तो उनका जो बैड एटीट्यूड था उसने पाकिस्तान की मईशत को बड़ा नुकसान पहुँचाया। यानी जब वो महंगाई का ऐलान करते थे या पेट्रोल कीमतों के बारे में बताते थे तो मुस्कुराते और क्या क्या लगाते थे, जिसने अवाम के दिलों में छुरियाँ चलाई। तो उससे जो बहुत से लोगों को यानी उनका इत्मीनान मजरू हुआ, सरमायाकार का, ताजर का। तो इसी तरह जब वो इसहाक डार साहब आए तो फिर बाकी जो सब हाथ झाड़ के बैठ गए। ये टीम वर्क होता है। अगर उन्हें उस तरह सपोर्ट किया जाता तो यकीनी तौर पर इस मुल्क को बहरान से निकाल लेते, जो उन्होंने आते कर ही दिया था, और डॉलर को वो नीचे ले आए थे। लेकिन फिर डॉलर माफिया और फिर वो लोग जो इसहाक डार को कामयाब होता नहीं देखना चाहते, उन्होंने वो काम दिखा दिया, उन्होंने वो बैक सीट ले ली। अब इसहाक डार साहब बज़ाहिर नाकाम हो चुके हैं, सरेंडर कर दिया। लेकिन सवाल ये कि ऐन इस मौके पर जबकि मरियम नवाज वापस आ रही हैं, हुकूमत ने डॉलर पर से सरकारी रेट क्यों ख़त्म किया? ये या तो पहले ख़त्म कर देते, कोई 10-15 दिन पहले ख़त्म कर देते, महीना पहले ख़त्म कर देते, या फिर उनकी वापसी के बाद कोई महीना 2 महीना इलेक्शन गुजरने देते, उसको ख़त्म करते। तो डॉलर पे से जो कैप ख़त्म किया गया है, ये भी मुझे लगता है कि फिर वो जो एलिमेंट है जो कि नवाज शरीफ और उनकी फैमिली को दोबारा इक़्तिदार में नहीं देखना चाहता, वो भी साथ शामिल हो सकते हैं। इसमें कई एलिमेंट्स शामिल हो सकते हैं। हो सकता है हुकूमत ने दानिस्तान ना किया हो, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। तो मरियम नवाज के लिए काम मामला ये कि उनके पार्टी के लोग जिनको सुपरसीड करके ऊपर गई हैं, वो उनसे खुश नहीं है, और वो फिर उनको इस तरह का टफ टाइम देंगे। लेकिन ये उनकी सलाहियतों का इम्तहान है। वो कहते हैं ना, ये फिर लीडर की क्वालिटी होती है कि इसके ऊपर जितने सख्त इम्तहान आते हैं वो उसमें से सुरखरू होकर निकलता है। तो अगर मरियम नवाज पब्लिक को पुल करने में कामयाब हो गई, लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हो गई, तो फिर वो यकीनी तौर पर वो अपनी पॉपुलैरिटी के ऊपर मोहर लगा देंगी, और फिर उनसे तवक्को भी की जा सकती है कि उनको अवाम की सपोर्ट हासिल है, तो वो जो फैसले करेंगी अवाम उन्हें बैक करेंगे। तो किसी भी लीडर के फैसलों को अगर अवाम की सपोर्ट हासिल होती है तो वो लीडर नाकाम नहीं होता। ये सहूलत इमरान खान साहब को भी मिली थी, लेकिन इमरान खान साहब ने उसका फ़ायदा नहीं उठाया।
तो ये मरीम नवाज के हवाले से मैंने कुछ चीज़ें ग्राउंड रियलिटी आपके सामने रखी है कि जो उनके वोटर और सपोर्टर को दरपेश है और जो हालात है कि क्या लोग महंगाई और बेरोज़गारी, मईशत ख़राब और हुकूमत की बैड परफॉर्मेंस और ये कमज़ोरी बुज़दिली ये इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सके। को 13 जमातें मिलकर इमरान खान का सामना वो मुकाबला नहीं कर पाई कि उनका कोई यानी कल्ला इमरान खान ने सब लोग लाया ऐसी और ये इमरान खान का तोड़ नहीं निकाल सके। तो अब अगर मरीम नवाज ये सब कुछ कर लेती हैं और इस सारे हालात को मद्देनजर रखते हुए तो फिर उनके लिए यानी फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। अब मैंने जो बात की थी शेर रशीद और आदिल राजा की अफवाहों की, वो मैंने आपको इसलिए की थी कि ये अफवाह अगर आप जाके बयानात देखें और उनके आप वीलॉग्स देखें आदिल राजा के, तो वो DGI के हवाले से और जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ और DGC जनरल फैसल नसीर, ये 3 लोग हैं जो कि इस वक्त कुछ कुव्वतों को नापसंद है और उन कुव्वतों को नापसंद है जिनका बराह रास्त PTI से ताल्लुक़ है और PTI के लोग अब एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बराह रास्त उंगलियां भी उठाना शुरू हो गए हैं। आज जस्टिस उमर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एस्टेब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी नज़र नहीं आ रही, यानी एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उनके अभी बहुत से लोगों को फ़ोन करके कहा जा रहा है कि PTI का कोई फ्यूचर नहीं है, आप कोई और रास्ता पकड़े, किसी और जमात को ज्वाइन करें। तो जो आदिल राजा काम कर रहा है वो फ़ौज के हवाले से जो मुतज़ाद खबरें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये उधर से खबरें आ रही हैं कि जी वो एस्टेब्लिशमेंट ने अली जैदी को जो है वो यानी न्यूट्रल कर दिया है और फलाना बंदा सेक्टर कमांडर जो है वो अली जैदी को काबू किए हुए है, फलाना खैबर पख्तूनख्वा में जो PTI एक्टिव नहीं है तो वहाँ भी एक सब काम चल रहा है और उसी ने वो XYZ की कहानियाँ आवाम को सुनाई हुई है। तो ये यानी द्रोह गोई की आखिरी हद तक ये गए हुए हैं, जिसमें अब वो उनका यानी DGC की तकलीफ जो है और उसको उसकी वजह से वो अब जिसको डर्टी हैरी कहते हैं DGI और जनरल नदीम अंजम और जनरल आसिम मुनीर, इन दोनों के ऊपर यानी फाल्स किस्म की गुफ्तगू की जा रही है, बेहुदा किस्म की कि जी इनके मुआशके हैं और इनके 2 शादियाँ हैं, किसी की 3 शादियाँ हैं और ये सब बेहुदा गुफ्तगू और प्रोपेगेंडा है जो फ़ौज के हवाले से अवाम को मुतनफ़र करने के लिए किया जा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त न्यूट्रल है, न्यूट्रल ना होती तो जनाब ये सारे अब अडयाला जेल के मेहमान होते, जिस तरह इमरान खान साहब ने तमाम अपोजिशन को नैब का मेहमान बनाया हुआ था। तो अब तक के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदोनवा